हेलो फ्रेंड्स, रेडी टू सॉल्व चैनल में आपका स्वागत है। बेटा आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। तो आइए देखते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति का कॉन्सेप्ट क्या है। तो बेटा अगर हम निर्देशांक का संधि विच्छेद करें तो ये होता है निर्देश प्लस अंक। निर्देश का मतलब होता है बेटा कमांड, है ना, कमांड, और अंक यानी नंबर्स। तो जब हम नंबर्स के द्वारा कमांड दें यानी अंकों के द्वारा कमांड दें तो उसे हम बोलेंगे निर्देशांक। जैसे हम आजकल वॉइस कमांड देते हैं अपने गूगल में या फिर वीडियो गेम में, है ना, अलग अलग जगहों पर अलग अलग डिवाइसेस पर हम वॉइस कमांड देते हैं, वैसे ही अंकों के द्वारा नंबर्स के द्वारा भी कमांड दिया जा सकता है। और इनफैक्ट हम अपने डेली लाइफ में सबसे ज्यादा हम अंकों के द्वारा ही कमांड देते हैं और इसीलिए उसको कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति, है ना। तो जब अंकों के द्वारा कमांड दिया जाए तो उसे कहेंगे निर्देशांक। क्लियर। और जब ज्योमेट्री में ज्यामिति में इस कॉन्सेप्ट को यूज किया जाए तो उसको बोलेंगे निर्देशांक ज्यामिति। तो बेसिकली निर्देशांक ज्यामिति दो शब्दों से मिलकर बनी है, निर्देशांक और ज्यामिति। ज्यामिति यानी ज्योमेट्री जो हमने अलग से पढ़ा है अपने 6, 7, 8, 9 क्लास में, और निर्देशांक यानी अंकों के द्वारा निर्देश। तो ज्योमेट्री में हम जब कोऑर्डिनेट को मर्ज कर देंगे, मिक्स कर देंगे, तो एक नई ब्रांच बनेगी जिसको हम बोलेंगे निर्देशांक ज्यामिति। क्लियर। आइए कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझते हैं। तो बेटा कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। इन लाइंस को हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस। इस एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा भी कहते हैं, इस एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा भी कहते हैं, और वाई एक्सिस को बेटा हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस पर जो भी कोऑर्डिनेट लिखेंगे हम उसको एब्सिसा कह सकते हैं, और वाई एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट लिखेंगे उसको हम ऑर्डिनेट कह सकते हैं। जहां पर दोनों इंटरसेक्ट करती हैं उसे हम ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन, ओरिजिन यानी मूल बिंदु। मूल बिंदु वो बिंदु है जहां से हम प्रारंभ करेंगे, जहां से हम स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है बेटा, तो मूल बिंदु से ही हम चलना प्रारंभ करते हैं। क्लियर। तो मूल बिंदु से हम राइट, लेफ्ट, ऊपर, नीचे इस तरीके से मूवमेंट कर सकते हैं। अगर हम ओरिजिन से राइट साइड में जाएं, अगर हम ओरिजिन से राइट साइड में जाएं एक्स, तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन है बेटा ये। ठीक है, और अगर हम लेफ्ट साइड में जाएं तो ये नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन है। ठीक है, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव एंड लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नेगेटिव वाले को एक्स डैश डैश लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स नेगेटिव है इसलिए एक्स डैश, एक्स पॉजिटिव है इसलिए एक्स, सिंपली एक्स। ऐसे ऊपर का वाई पॉजिटिव होता है तो ये y हो गया, नीचे का y नेगेटिव है तो ये y डैश हो गया। ऊपर जाएंगे तो प्लस, नीचे जाएंगे तो माइनस, राइट में जाएंगे प्लस, लेफ्ट में जाएंगे माइनस। इस तरीके से हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम काम करता है। अब आप देख रहे होंगे कि अगर दो लाइन ड्रॉ करी जाए तो हमारा प्लेन चार भाग में डिवाइड हो जाता है। इनको हम क्वाड्रेंट या चतुर्थांश कहते हैं। तो ये दोनों वर्टिकल लाइन हमारे प्लेन को चार भागों में बांटेंगी और इनको हम चतुर्थांश कहेंगे। ये है फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये है बेटा फोर्थ। तो इस तरीके से चार चतुर्थांश बनेंगे। क्लियर। तो चार चतुर्थांश जो है इसको हम इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबरिंग करते हैं। तो जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। क्लियर। एक्स वाई, अगर एक्स और वाई दो लाइंस है और एक्स की दो पॉसिबिलिटी है, एक्स प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी। ऐसे ही वाई की भी दो पॉसिबिलिटी है बेटा, वाई प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी। क्लियर। अब अगर इनको हम कंबाइन करें तो देखो प्लस के साथ प्लस मैच मर्ज कर देंगे तो प्लस कोमा प्लस, फिर प्लस के साथ माइनस ले लो प्लस कोमा माइनस, फिर माइनस के साथ प्लस ले लो माइनस कोमा प्लस, फिर माइनस के साथ माइनस ले लो माइनस कोमा माइनस। इस तरीके से आपने देखा कि दो साइन एक्स की और दो साइन वाई की तो चार डिफरेंट पॉसिबिलिटी है। देयर आर फोर possible arrangements, plus plus, plus minus, minus plus and minus minus. Therefore these are four quadrants. ये जो चार डिफरेंट पॉसिबिलिटी बनी यही बेटा चार चतुर्थांश यानी चार क्वाड्रेंट बनाती है। तो जो फर्स्ट वाला है ये वाला पार्ट है, आप देखोगे इसमें x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, क्योंकि हमने देखा राइट साइड में प्लस और ऊपर भी प्लस होता है। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो साइन है वो प्लस कोमा प्लस है। अगर x और y दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में चले गए तो x कैसा हो गया बताओ, नेगेटिव, और ऊपर के साइड में जा रहे हैं तो y कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट का जो साइन होता है बेटा
वो माइनस कोमा प्लस होता है, ठीक है। अगर हम थर्ड में चले जाए तो देखो x नेगेटिव है और नीचे की साइड गए तो y भी नेगेटिव है, तो इस तरीके से माइनस कोमा माइनस, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट होगा उसका जो कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक होगा बेटा वो माइनस कोमा माइनस होगा। ऐसे फोर्थ क्वाड्रेंट में जब जाएंगे तो प्लस कोमा माइनस, क्योंकि इधर जाने पर x की वैल्यू पॉजिटिव है और नीचे जाने पर y की वैल्यू नेगेटिव है। इस तरीके से आपने देखा कि एक्स वाई प्लेन 4 चतुर्थांश में बट गया। इन्हें हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट के नाम से या चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। क्लियर? आई होप कि आपको बात समझ में आ गई। कोऑर्डिनेट को समझने के लिए एक हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज घर से ये स्कूल है, तो घर से स्कूल का जो डायरेक्शन है 5 किलोमीटर ईस्ट है और फिर 3 किलोमीटर नॉर्थ है ना। पहले हमें अपने घर से पूरब दिशा में 5 किलोमीटर जानी पड़ती है, फिर 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में जानी पड़ती है, तब हमारा स्कूल पड़ता है। तो अगर इस लोकेशन को हम अपने स्कूल के लोकेशन को अपने घर के रिस्पेक्ट में किस तरीके से कोऑर्डिनेट का यूज करके लिख सकते हैं ये समझना है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखें बेटा तो देखो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो आप अपने घर से ईस्ट डायरेक्शन यानी पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में कितना किलोमीटर गए हो 5। फिर यहां से नॉर्थ डायरेक्शन में यानी ऊपर की तरफ कितना डिस्टेंस गए हो 3। तो किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निर्देशांक कैसे लिखोगे? सबसे पहले एक्स वाला डायरेक्शन फिर वाई वाला डायरेक्शन। तो बताओ एक्स में कितना गए हो 5, वाई में कितना गए हो 3। तो इस तरीके से मेरे घर के रिस्पेक्ट में मेरे स्कूल का जो कोऑर्डिनेट या निर्देशांक बना बेटा उसे हम 5,3 कहेंगे। क्या आपको बात समझ में आ गई? ये हमारे स्कूल का लोकेशन है विद रिस्पेक्ट टू माय होम, ठीक है। मेरे घर से मेरे स्कूल का कोऑर्डिनेट है। तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी एक पॉइंट को अगर ओरिजिन एज्यूम कर लिया जाए तो उसके रिस्पेक्ट में हम किसी दूसरे पॉइंट के लोकेशन को ऑर्डर पेयर बना के, ऐसा ऑर्डर पेयर बना के नंबर से मैं डिनोट कर सकता हूं। जब हम अंकों के द्वारा निर्देश देते हैं तो उसे हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं, ठीक है। इस बात को समझने के लिए बेटा मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे हमारे मोबाइल का ये स्क्रीन है और हमारे मोबाइल पर डिफरेंट डिफरेंट ऐप उनके आइकॉन है। सपोज मुझे यूट्यूब खोलना है तो आप इस तरीके से यूट्यूब को टच करते हो अपने मोबाइल में और आपका मोबाइल ओपन हो जाता है। मगर कैसे? क्योंकि हमारा जो मोबाइल का स्क्रीन है ये भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह काम करता है। आप देख सकते हो हमारे स्क्रीन पर ऐसे पिक्सल्स होते हैं, है ना, छोटे 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 होते हैं। पिक्सल्स क्या है? तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्क्रीन, हमारे स्क्रीन का जो सबसे सूक्ष्मतम सबसे जो माइन्यूट पार्ट हो सकता है, सबसे छोटा वाला पार्ट हो सकता है, उसे हम पिक्सल कहेंगे। तो हमारा जो स्क्रीन है ऐसे पिक्सल्स में डिवाइड होता है इस तरीके से, ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ऐसे ऐसे होती है ना, और ये सब ऐसे ऐसे पिक्सल्स बनाएंगे। तो किसी भी आइकॉन को हम किसी भी जो ऐप का आइकॉन है उसके लोकेशन को हम पिक्सल से डिस्टेंस के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। सपोज यहां पर अगर ओरिजिन हो गया तो यहां से जितनी भी डिस्टेंस जानी है एक्स में जाइए फिर वाई में जाइए, और सपोज अगर यहाँ पर हमारा कोई आइकॉन है तो हम यहाँ जाकर के बड़ी आसानी से उसके लोकेशन को बता सकते हैं। तो हमारे मोबाइल में कुछ ऐसा ही होता है। हर आइकॉन का बेटा जो निर्देशांक है, जो कोऑर्डिनेट होगा, जो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन होगी वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से स्टोर होती है। जब हम उसको टच करते हैं तो उसको उसका कमांड मिल जाता है कि आप इस पर्टिकुलर ऐप को ओपन कर दो, और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको वो ऐप ओपन करके दे देता है। तो इस तरह आपने देखा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किस तरीके से हमारे डेली लाइफ में यूज हो रही है ना, कैसे हमारे टच स्क्रीन मोबाइल में और हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी में, है ना, हम लोग गूगल मैप का यूज करते हैं, नेविगेशन होती है ना, इन सब चीजों में किसका यूज होता है बताइए? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमारे रियल लाइफ में बहुत ही वास्ट यूज है बेटा। जैसे आप लोग गेम खेलते हो, है ना, गेम में जो भी मूवमेंट होती है वो सब किसकी हेल्प से होती है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से, है ना। जैसे फाइटर प्लेन्स होते हैं जो वो अपने लोकेशन को, अपने टारगेट को लोकेट करते हैं और हिट करते हैं, तो वो सब में भी किसका यूज हो रहा है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, है ना। सैटेलाइट चलती हैं, सैटेलाइट से हम इमेज मैपिंग करते हैं, तो वो भी कैसे चलती है बताइए? वो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, है ना। आपके घर के ड्राइंग्स बनते हैं, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस होते हैं, उन सब में भी किसका यूज होता है बताइए? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, है ना। तो इसका हमारे रियल लाइफ में बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट तरीके से और बहुत वास्ट रूप में यूज होता है। तो आइए इसके कॉन्सेप्ट को आगे समझते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेटा एरिया ऑफ यूज एनिमेशन में, है ना, ग्राफिक्स डिजाइनिंग में, वीडियो गेम, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, स्पेस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ऑटोमेशन, ईटीसी, है ना। ऐसे बहुत सारे फील्ड है जहां पर हम इसको यूज करते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं।
तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकेट फॉलोइंग पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन। इन पॉइंट्स को एक्स वाई प्लेन में लोकेट करना है। तो एक्स वाई प्लेन में लोकेट करने के लिए आइए हम एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। सपोज ये ओरिजिन है 1 2 3 4 5 6, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हमने मार्किंग कर दिया। ऐसे ही नेगेटिव डायरेक्शन में भी मार्किंग कर दीजिए, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ऊपर की तरफ भी मार्किंग +1 +2 +3 +4 +5 +6, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन, है ना। इन एक्सिस पे ऐसा एरो बना देते, एरो बताता है कि ये एंडलेस है, मतलब इसका कोई अंत नहीं है, ये इनफाइनाइट तक चलती जाएगी। जब भी मैथमेटिक्स में किसी लाइन सेगमेंट को एंडलेस करना हो, यानी उसका कोई अंत नहीं है, ऐसा करना हो तो उस पे एरो बना देते हैं। एरो बता रहा है कि आप चलते जाओ चलते जाओ। अब सपोज बेटा फर्स्ट पॉइंट है 4,3। अब आप देख सकते हो पहला वाला जो पॉइंट होता है वो x को डिनोट करता है, दूसरा वाला y को। तो x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 3 है। तो x के डायरेक्शन, पॉजिटिव x डायरेक्शन में 4 कदम चलना है। तो 1 2 3 4 यहां आ गए, और 3 प्लस का 3 मतलब 3 कदम ऊपर चलना है। तो यहां से 3 कदम ऊपर हम चलते हैं, तो इस तरीके से देखिए 3 पर ऐसे 3 कदम ऊपर चले जाएंगे। अब ये पॉइंट बनेगा 3,4। तो ये लीजिए ये पॉइंट बन गया, सॉरी 4,3। तो ये पॉइंट बन गया 4,3। पहले हमने x को रिप्रेजेंट किया, फिर y को। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमेशा पहले x एक्सिस पर जाते हैं, फिर y एक्सिस पर, ठीक है। कभी भी हम y को पहले और x को बाद में नहीं लिख सकते, ये एक परंपरा बनाई गई, कन्वेंशन है। हमेशा पहले x लिखी जाएगी फिर y लिखी जाएगी, ठीक है। इससे मतलब नहीं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। x डायरेक्शन में आप कितनी भी दूरी चलो, हमेशा पहले x में ही चलोगे फिर y में चलोगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है बेटा -2,3। x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 3। तो x की वैल्यू -2 देखो यहाँ है और y की वैल्यू 3 देखो यहाँ है। तो इस तरीके से आप ऐसे ऐसे चले जाइए और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2,3, यानी इस पॉइंट का जो निर्देशांक है वो -2,3 है ना। चलिए ये हमारा निर्देशांक या फिर कोऑर्डिनेट है ना। तो इस तरीके से आपने देखा कि किसी भी पॉइंट के लोकेशन को हम कितने आसानी से नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नेक्स्ट पॉइंट है -3, -5। x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू -5। तो यहां पर इस तरीके से हम नीचे चले जाएंगे। देखो ये यहां से यहां का डिस्टेंस हो गया -3 और नीचे हो गया -5। ये पॉइंट बना -3, -5। ऐसे बेटा 4, -5। x की वैल्यू +4 और y की वैल्यू -5। तो ठीक इसके नीचे ये पॉइंट देखो 4, -5, ठीक। 0,3। अब आप देख सकते हो कि इसमें x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 3 है। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3। x की वैल्यू 0 का मतलब आपने x एक्सिस पर कोई भी मूवमेंट नहीं किया है, न तो आप x डायरेक्शन में गए पॉजिटिव x में और न ही नेगेटिव x में, क्योंकि x की वैल्यू क्या है बेटा 0 और y की वैल्यू क्या है बताओ 3। तो 0,3 यानी आप y एक्सिस पर 3 कदम जाओगे यहां पर और ये पॉइंट हो जाएगा 0,3। इस तरीके से आपने 0,3 को इस एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे ही -3,0, x की वैल्यू -3 यहां पर और y की वैल्यू 0, यानी न तो आप ऊपर जाओगे और ना ही आप नीचे जाओगे, क्योंकि बेटा y की वैल्यू 0 है। तो बताओ ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा। ये पॉइंट ऐसे बना के और लिख दिया -3,0, ठीक है। इस तरीके से आपने रिप्रेजेंट किया और आपने देखा कि ये 0,3 जो है वो y एक्सिस पर है और -3,0 जो है बेटा वो x एक्सिस पर है। तो जब भी किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में एक पॉइंट 0 हो जाए तो हमेशा याद रखिए वो एक्सिस पर लाई करेगा। जैसे आपसे कोई पूछे कि 0,3 किस क्वाड्रेंट में, किस चतुर्थांश में स्थित है, तो आंसर है कि ये किसी चतुर्थांश में स्थित नहीं है, ये y एक्सिस पर है, ये y अक्ष पर स्थित है ना। इसका लोकेशन हो गया y एक्सिस। आप ये मत कह देना फर्स्ट में है सेकंड में है ना। जैसे -3,0, तो -3,0 हमने अभी बनाया, -1 -2 -3, ये पॉइंट है -3,0। तो ये पॉइंट कहां पर लाई कर रहा है x एक्सिस पर, तो इसका लोकेशन है x एक्सिस। ये किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं है। कोई पूछे क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, नहीं, सेकंड में नहीं, थर्ड में नहीं, फोर्थ में नहीं, ये कहां पर स्थित है, ये x एक्सिस पर स्थित है। क्लियर?
तो किसी पॉइंट के लोकेशन को हम प्रॉपर तरीके से बता सकते हैं इन पेयर से, है ना, एक्स और वाई के पेयर से। एक्स और वाई की वैल्यू के बेसिस पर हम मूव करके वहां तक जा सकते हैं। अगर वाई की वैल्यू 0 है तो एक्स एक्सिस पर रह जाएंगे, एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई एक्सिस पर रह जाएंगे। और यहां से हमें एक इंपॉर्टेंट कंडीशन मिल गई कि ऑन दी एक्स एक्सिस वाई इक्वल टू 0। आपने देखा कि एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 है। और सिमिलरली ऑन दी वाई एक्सिस एक्स इक्वल टू 0। तो ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें आप नोट डाउन करेंगे कि एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है और वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, अपोजिट चलता है, एक्स पर वाई 0, वाई पर एक्स 0। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। सपोज बेटा ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q, और P का कोऑर्डिनेट है x1, y1, Q का कोऑर्डिनेट है बेटा x2, y2। क्लियर? x1, y1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? x1, y1 बता रहा है कि ये डिस्टेंस जो है वो x1 है और ये हाइट जो है बेटा ये y1 है। ठीक है, ऐसे ही यहां से यहां का डिस्टेंस जो है वो x2 है और यहां से यहां की जो हाइट है वो y2 है। अब अगर मैं PQ को ऐसे मिला दूं बेटा और यहां से लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया जाए तो देखो ये जो बीच का डिस्टेंस है ये होगा x2 माइनस x1 और ये हाइट जो होगी ये हो जाएगी y2 माइनस y1, क्योंकि ये पूरी हाइट है बेटा y2, ये हाइट है y1, तो ये जो बीच का डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा y2 माइनस y1। अब यहां पर समकोण त्रिभुज है। अगर मैं इस PQ डिस्टेंस को फाइंड करना चाहता हूं तो आपको दिख रहा होगा, अगर मैं इस पॉइंट को बेटा R लिख दूं तो देखो यहां पर एक समकोण त्रिभुज है PRQ, और इस त्रिभुज में मैं पाइथागोरस का प्रमेय लगा सकता हूं। तो त्रिभुज PRQ में, है ना, इन ट्रायंगल PRQ, इस ट्रायंगल में बेटा आपको मालूम है कि ये आधार, ये लंब और ये कर्ण, यानी ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, और 90 के अपोजिट जो होता है वो हाइपोटेनियस होता है। तो इस तरीके से PQ का जो स्क्वायर होगा बेटा वो PR का स्क्वायर प्लस QR के स्क्वायर के इक्वल होगा। देख लीजिए, PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, है ना, और ये हो गया हमारा PQ का स्क्वायर पाइथागोरस के थ्योरम से। बताइए PR का स्क्वायर, PR कितना है बताओ? ये देखो PR कितना है, x2 माइनस x1, तो ये हो गया बेटा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बताइए यहां से PQ की वैल्यू कितनी आ गई? रूट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और यही बेटा डिस्टेंस हो गया PQ का, यानी P और Q पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है वो इसके इक्वल है, और इसे हम बोलेंगे डिस्टेंस का फॉर्मूला, है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बहुत ही आसानी से इस फॉर्मूले की हेल्प से प्राप्त कर सकते हैं। तो ज्योमेट्री के प्रॉब्लम्स को आसान करने के लिए उसमें अलजेब्रा मिक्स किया जाता है, और इसीलिए अलजेब्रा प्लस ज्योमेट्री को मिला के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, है ना। अगर मुझे इस PQ पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना होता ज्योमेट्री में तो पहले मुझे स्केल की हेल्प से इसको मेजर करना पड़ता। पहले ग्राफ पेपर में मैं दोनों पॉइंट को लोकेट करता, फिर ड्रॉ करता, और फिर स्केल की हेल्प से PQ की लेंथ को हम मेजर करते। मगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें केवल आप दो पॉइंट दे दो, हम इजीली डिस्टेंस बता देंगे। हमें कोई ग्राफ पेपर नहीं चाहिए, कोई स्केल नहीं चाहिए, कोई पेंसिल नहीं चाहिए, कुछ भी ड्रॉ नहीं करना है। हम सिंपली इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और आंसर बता देंगे, है ना। यही ब्यूटी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ज्योमेट्री के प्रॉब्लम को अलजेब्रा की हेल्प से आसानी से किया जा सकता है, और इसीलिए दोनों को मिला करके, दोनों का फ्यूजन करके मैथमेटिक्स की एक नई ब्रांच बनाई गई। तो आइए हम इस फॉर्मूले की हेल्प से डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं बेटा कि डिस्टेंस फॉर्मूले का हमें यूज कहां कहां करना है। यूज ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, तो देखो हम टू फाइंड डिस्टेंस, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने में करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। दूरी की फॉर्मूले का यूज हम दूरी प्राप्त करने में करेंगे। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, सबसे जो मेन यूज है वो हम किसी भी त्रिभुज का प्रकार बता सकते हैं। अगर हमें तीन वर्टेक्स, तीन शीर्ष दे दिए जाएं तो हम ये बता देंगे कि त्रिभुज किस प्रकार का है, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु या फिर समकोण, यानी
इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलीन या फिर राइट एंगल ट्रायंगल, कैसी टाइप का, किस टाइप का ट्रायंगल है हम आसानी से बता सकते हैं। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, यानी 3 बिंदुओं की समरेखता। समरेख का मतलब होता है बेटा जब 3 पॉइंट एक ही रेखा में हो तो वो तीनों पॉइंट समरेख कहलाते हैं। जैसे ये ABC 3 पॉइंट है, तीनों सेम लाइन पर हैं, तो हम बोलेंगे ये तीनों समरेख हैं। समरेख, अगर तोड़ा जाए भी से, सम माने समान, रेख माने रेखा। जब दिए गए बिंदु समान रेखा पर हो तो इसे हम समरेख बिंदु कहते हैं। ऐसे ही इंग्लिश में इसको कहते हैं कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर माने जब एक ही लाइन पर हो, है ना। तो जैसे ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हैं तो ये कैसे पॉइंट्स हो जाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। और कोलिनियर पॉइंट्स में क्या प्रॉपर्टी होगी बताओ, ये जो AB का डिस्टेंस है, AB प्लस BC, ये किसके इक्वल होगा बताओ, AC के। यानी यहां से यहां का डिस्टेंस प्लस यहां से यहां का डिस्टेंस, वो यहां से यहां A से C के डिस्टेंस के इक्वल होगा, क्योंकि ये तीनों एक ही लाइन पर है। अगर ये पॉइंट कोलिनियर नहीं होंगे, सपोज यहाँ A है, यहाँ B है और यहाँ C है, तो इस केस में आप देख सकते हो कि AB प्लस BC नॉट इक्वल टू AC, है ना। AB प्लस BC AC के सम, AC के इक्वल नहीं है। तो अगर पॉइंट कोलिनियर नहीं होंगे तो दो डिस्टेंस यानी AB और BC का सम AC के इक्वल नहीं होगा। ऐसा तभी होगा जब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हो। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, 3 बिंदुओं की समरेखता। और इस कॉन्सेप्ट को हम डिस्टेंस की फॉर्मूले से सिंपली चेक कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है इस चैप्टर का कि हमें 4 अलग अलग वर्टेक्स यानी शीर्ष के निर्देशांक दिए जाएंगे ABCD, और पूछा जाएगा बताओ क्या ये समांतर चतुर्भुज है यानी पैरेललोग्राम, या फिर ये सम चतुर्भुज जिसको हम रोम्बस कहते हैं, या फिर स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल। ऐसा पूछेगा कि बताओ ये क्या है। ठीक है, तो ज्योमेट्री के प्रॉब्लम को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से सॉल्व करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके, और आसानी से बता पाएंगे कि ये चतुर्भुज या ये क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा लोकस ऑफ पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे और उनके बीच कोई कंडीशन दी जाएगी। सपोज एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q और एक पॉइंट है R। R P और Q से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो कहेगा कि इसका लोकस बताओ, बिंदु पथ बताओ, है ना। तो लोकस को हिंदी में कहते हैं बिंदु पथ, और हम इस डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से लोकस भी प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी टाइप के क्वेश्चन हम लोग अब करने जा रहे हैं, 1 बाय 1 इनकी प्रॉब्लम्स करेंगे और इन कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। आइए 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बेटा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पॉइंट्स। तो यहां पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और इनके बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सिंपल हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे और डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से हम इनके बीच की दूरी फाइंड करेंगे। जैसे पहला पॉइंट है 4,3 एंड 2,5। ले लीजिए 4,3 एंड 2,5, इन बिंदुओं के बीच की दूरी बतानी है। तो बेटा डिस्टेंस का फॉर्मूला मेरे पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर, चलिए इस फॉर्मूले में सभी वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ये x1 हो गया, ये y1 है, ऐसे ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। इस फॉर्मूले में पुट करिए, x2 की वैल्यू है 2, x1 की वैल्यू है 4 होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू है 5 और y1 की वैल्यू है 3 होल स्क्वायर। चलिए बताइए 2 माइनस 4 माइनस टू का स्क्वायर, 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा 4 प्लस 4 रूट में 8। रूट 8 को हम 2 इंटू टू लिख सकते हैं। देखो यहां से पेयर बन गया 2 रूट 2, तो डिस्टेंस आ गया 2 रूट 2। इसके आगे हम यूनिट लिख देंगे ऐसे 2 रूट 2 यूनिट, या हिंदी वाले इसके आगे इकाई लिख सकते हैं, इकाई। अब ये जैसा भी क्वेश्चन दिया होगा अगर सेंटीमीटर मीटर अकॉर्डिंगली उस तरह से हो जाएगा। मैथमेटिक्स में हम केवल उसको यूनिट लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट बेटा 4 माइनस 6 एंड माइनस 6,4। 4 माइनस 6 एंड माइनस 6,4। चलिए इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करिए, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। चलिए तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। आपको सिंपली वैल्यू फॉर्मूले में पुट करनी है। बताइए x2 की वैल्यू हो गई -6 और x1 की वैल्यू हो गई माइनस लगा के 4, है ना, बीच में फॉर्मूले में माइनस आता है। और ये बताइए होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू है 4 और सॉरी यहाँ पर y1 की वैल्यू बेटा -6, माइनस का 6, ये लीजिए। चलिए बताइए
तो ये हो गया -10 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 4 + 6 का स्क्वायर, तो ये हो गया बेटा 100, 6 + 4 10, 10 का स्क्वायर 100, स्क्वायर रूट ऑफ 200, 200 को मैं 2 × 100 लिख सकता हूं, 100 बाहर आके 10 बनेगा और 2 अंदर रह जाएगा, तो आंसर आएगा 10√2 यूनिट। इस तरीके से हमने इन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लिया। तो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बेटा 2a, a एंड -a, -3a। चलिए तो 2a, a एंड -a, -3a, इन पॉइंट्स के बीच हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अगेन डिस्टेंस फॉर्मूले को अप्लाई करिए। चलिए x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। चलिए इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो बेटा ये x1 है, ये y1, ये x2 और ये y2। चलिए फॉर्मूले में पुट करिए। x2 की वैल्यू बताइए -a, फिर -x1 की वैल्यू बताइए 2a, तो -a - 2a का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हो गई -3a एंड y1 की वैल्यू हो गई a होल स्क्वायर। चलो बताओ, तो -a - 2a अगर समान साइन के हैं, सेम चिन्ह के हैं, तो बेटा ये जुड़ जाते हैं, है ना। तो देखो -a और -2a बनेगा -3a। अगर समान चिन्ह के हैं तो जुड़ेंगे और अगर अपोजिट विपरीत चिन्ह के हैं तो घटेंगे। दोनों ही माइनस है, इसका मतलब सेम साइन के हो गए, सेम साइन के होंगे तो जुड़ेंगे और चिन्ह माइनस का लगेगा, ये हो गया -3a, तो ये हो गया -3a का होल स्क्वायर। और देखो -3a -4a का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए बताइए। तो ये हो गया बेटा 9a स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर, जोड़ेंगे तो ये बनेगा 25a स्क्वायर। 25 5 का स्क्वायर होता है, तो 25 बाहर आके 5 बनेगा और a स्क्वायर बाहर आके a बनेगा, तो आंसर आ गया बेटा 5a यूनिट। इस तरीके से इन पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस हो गया वो 5a हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है बेटा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3,4 फ्रॉम x एक्सिस। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो पॉइंट है 3,4 और कहां से डिस्टेंस बतानी है, फ्रॉम x एक्सिस, फ्रॉम x एक्सिस। तो बेटा अगर हम इस पॉइंट को ड्रॉ करें तो देखो x डायरेक्शन में 3 और y डायरेक्शन में 4, तो इस तरीके से यहां कहीं ये पॉइंट हो गया 3,4। ठीक है, अगर हम इसको ठीक से देखें तो ये है 4 और ये है 3, तो बताइए ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस तो x एक्सिस से है और ये किसके इक्वल है, 4 के। तो 3,4 का x एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो है 4 से, है ना। तो इस तरीके से जब किसी लाइन से, किसी एक्सिस से पॉइंट का डिस्टेंस पूछा जाए तो y वाला कोऑर्डिनेट x का डिस्टेंस होता है, x वाला कोऑर्डिनेट y का डिस्टेंस होता है। जैसे कोई पूछे कि y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, तो y एक्सिस से देखो 3 डिस्टेंस है, x एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, तो 4 डिस्टेंस है। तो जिस एक्सिस से डिस्टेंस पूछा जाए उसके अपोजिट वाले कोऑर्डिनेट पे चले जाओ। जैसे x एक्सिस से पूछे तो y वाला आंसर कर दो, y एक्सिस से पूछे तो x वाला आंसर कर दो। बहुत ही आसानी से हम इस तरीके से बता सकते हैं। क्लियर, आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन है ना, डू दी पॉइंट्स 3,2 -2,3 एंड 2,3 फॉर्म अ ट्रायंगल। आपसे पूछ रहा है कि क्या ये तीनों बिंदु एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे, इफ सो नेम दी टाइप ऑफ ट्रायंगल, और अगर बनाते हैं तो उस त्रिभुज का प्रकार बताइए। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल की इनइक्वालिटी की, है ना, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी आनी चाहिए। ठीक है बेटा, ट्रायंगल इनइक्वालिटी यानी त्रिभुज की असमीका। त्रिभुज की असमीका, त्रिभुज की असमीका कहती है बेटा कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का जोड़ हमेशा तीसरी से बड़ी होगी, यानी सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। जैसे मान लीजिए यहां पर हमने AB और BC ले लिया, तो AB और BC का जोड़ AC से बड़ा होगा। ऐसे ही मान लो हमने BC और AC ले लिया, तो इसका जोड़ AB से बड़ा होगा, और इसी प्रकार AB ले लिया तो इसका जोड़ BC से बड़ा होगा। यानी कोई भी दो साइड ले लीजिए,
दो भुजा ले लीजिए, उसका जोड़ तीसरे वाले से बड़ा होना चाहिए, तब त्रिभुज का निर्माण होगा, नहीं तो त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। इसको हम कहते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि क्या ये तीनों बिंदु त्रिभुज का निर्माण करेंगे। तो इस बात को समझाने के लिए हमें इस त्रिभुज की असमिका को चेक करना होगा, और उसके लिए पहले मुझे ये तीनों डिस्टेंस फाइंड करने होंगे, है ना। तो आइए दूरी के डिस्टेंस के फॉर्मूले से हम ए बी, बी सी और ए सी फाइंड करते हैं और उसके बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो आइए फटाफट हम ये डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो चलिए बताइए, सपोज ये ए है, ए बी सी, तो बताइए ए बी कितना आएगा बेटा। ए बी डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करिए, तो -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 -2 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो -2 और -3 हो गया -5, -5 का स्क्वायर 25 प्लस 25, तो ये हो गया रूट में 50, रूट 50 जो है बेटा वो 25 इंटू 2 है, 25 बाहर आके 5 बनेगा, तो 5√2। रूट 2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 414 होती है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 और 2 7, तो अप्रोक्सीमेटली 7.05 ये वैल्यू आ गई बेटा ए बी की। अब सिमिलरली हम बी सी फाइंड करेंगे, बी सी। चलिए बी सी फाइंड करते हैं। तो 2 - 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 - प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36, ये हो गया रूट में 52, है ना। डिवीजन मेथड अप्लाई करना होगा, तो ऐसा 52 को लाइन ड्रॉ कर लिया। अब यहां पर एक ऐसा नंबर लेंगे जो उसी नंबर को यहां पर मुझे ऐसे रिपीट करना होता है ना। चलिए मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं। तो ये हो गया 52, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं। अब जो नंबर यहां लेंगे वही नंबर यहां लेंगे, और उसकी प्रॉपर्टी होगी कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करके 52 या उससे कम आना चाहिए। तो जैसे अगर मैं 7 ले लूँ, 7 यहां भी ले लूँ, 7 यहां भी ले लूँ, तो देखो 7 7 जा होगा 49। अगर 8 ले लूंगा तो 8 × 8 64, 52 से ज्यादा हो गया, तो हमें 7 लेना है। तो इस तरीके से देखो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, 52 में से 49 को माइनस करो 3। अब जिस नंबर को यहाँ पर लिखा है उसी को यहाँ नीचे कॉपी करिए, तो 7 7 हो गया 14। अब यहाँ पर पॉइंट लगाइए और यहाँ पर डबल जीरो नीचे उतारिए, स्क्वायर रूट में हमेशा डबल जीरो आता है, ठीक है। अब अगर हम इसको एक जीरो हाइड कर लें और यहाँ 14 का टेबल पढ़ें तो 14 दूनी 28 होता है, तो लगभग 2 टाइम्स इसी 2 को यहाँ उतारेंगे। अब 2 का मल्टीप्लाई 2 में करिए 4, 2 का 4 में करिए 8 और 2 1 कम 2, देखिए 284। तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, तो लगभग 7.2 है ना। तो इस तरीके से BC की वैल्यू चलिए अप्रोक्सीमेटली 7.2 हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब आइए AC फाइंड करते हैं। AC, तो AC की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करिए। तो देखो 2 - 3 होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 होल स्क्वायर, तो 2 - 3 -1 का स्क्वायर, 3 - 2 1 का स्क्वायर, तो देखो ये हो गया रूट में 2, और रूट 2 की वैल्यू होती है 1.41। अब आइए हम ट्रायंगल की इनइक्वालिटी को चेक करते हैं कि क्या यहाँ पर ट्रायंगल की इनइक्वालिटी अप्लाई हो रही है। तो सबसे पहले हमने AB और BC को ऐड किया, तो AB 7.05 है और BC 7.2 है, ये जोड़ाया 14.25, जो कि 1.41 से तो बड़ी है, यानी AB प्लस BC इज ग्रेटर देन बेटा AC। तो देखो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है, यानी दो साइड्स का सम तीसरे से बड़ा हो गया। अब आइए हम BC और AC को ऐड करते हैं, यानी BC प्लस AC। तो बताइए BC का जोड़ कितना आया 7.2, AC का जोड़ कितना आया 1.4, ऐड करेंगे तो 0.6 और ये हो गया देखो 8.6, जो कि AB यानी 7.05 से बड़ा है ना, 7.05 से बड़ा है, यानी BC प्लस AC ग्रेटर देन AB आ गया। तो आपने देखा अगेन हमने दो साइड्स का सम किया तो तीसरे से बड़ा आ गया। अब ऐसे ही एक बारी मैंने AB BC को ले लिया, एक बारी BC AC को ले लिया, अब एक बारी मैं AC और AB को ले लेता हूं। तो आइए AC प्लस AB, चलिए बताइए AC कितना है √2 यानी 1.414 प्लस AB कितना है बेटा 7.05।
चलिए तो इसके आगे 0 लगा के ऐड कर लेता हूँ। तो देखो 4, 5 और 1 6 और 0 4 और ये 8.464, जो कि थर्ड साइड इस BC से तो बड़ा ही है, क्योंकि BC की वैल्यू है 1.414। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये BC से AC प्लस AB BC से बड़ी आ गई। तो तीनों ही साइड्स के लिए मैंने ट्रायंगल इनइक्वालिटी को चेक कर लिया और इस तरीके से इस बात की गारंटी हो गई कि हाँ ये तीनों बिंदु एक त्रिभुज बनाते हैं। फिर कह रहा है कि त्रिभुज का प्रकार भी बताना है ना, टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ तीनों साइड डिफरेंट लेंथ की हैं। तो जब तीनों साइड्स डिफरेंट लेंथ की हैं तो कैसा त्रिभुज बन गया, स्केलीन या विषम बाहु त्रिभुज, है ना, विषम बाहु त्रिभुज बन गया बेटा, विषम बाहु त्रिभुज, या इसी को हम स्केलीन ट्रायंगल भी कहेंगे। ठीक है, तो स्केलीन बन गया बेटा, ठीक है, स्केलीन ट्रायंगल बन गया, विषम बाहु त्रिभुज बन गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट द पॉइंट्स आर वर्टिसेज ऑफ स्क्वायर। बेटा 4 पॉइंट दे रखा है और कह रहा सिद्ध करके दिखाओ कि ये एक स्क्वायर के वर्टेक्स है। तो इनको कुछ आप ABCD ऐसा एज्यूम कर लो, ABC और D। अब अगर स्क्वायर के साइड्स हैं तो चारों साइड्स को इक्वल होना पड़ेगा। स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी, ABCD, तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD या DA, है ना, और डायगोनल भी इक्वल होते हैं। इसका मतलब AC इक्वल टू BD भी होना चाहिए। अगर इतनी बातें हम लोग प्रूफ कर पाएंगे तो कहेंगे ये एक स्क्वायर है। तो आइए 1 बाई 1 करते हैं। सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, AB। चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करिए, 4 - 1 3 का स्क्वायर प्लस 2 - 7 -5 का स्क्वायर। तो बताइए कितना आया, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 25 यानी रूट में 34। सिमिलरली BC फाइंड करिए, BC, ये रहा B, ये रहा C, -1 - 4 माइनस का 5, तो -5 का स्क्वायर प्लस -1 - 2 -3 का स्क्वायर। चलिए बताइए 25 प्लस 9 अगेन रूट में 34। ठीक है, चलिए अब ऐसे ही आप CD बताइए, CD। चलिए अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करिए, -4 और माइनस प्लस का 1, तो -4 अब प्लस 1 करेंगे तो आएगा माइनस का 3, तो -3 का स्क्वायर प्लस, बताइए यहां से 4 और माइनस 1 5 का स्क्वायर। तो अगेन बेटा देखो ये 9 प्लस 25 अगेन आ गया रूट में 34। सिमिलरली अब अगर हम AB BC CD अब AD या DA फाइंड कर लीजिए। चलिए उसको AD भी कह दीजिए या DA कह दीजिए, एक ही बात है। चलिए D में से A वाला, तो -4 - 1 -5 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 का स्क्वायर, तो ये हो गया 25 और 4 - 7 -3 का स्क्वायर 9 अगेन रूट में 34। तो चारों साइड्स आप देख सकते हैं इक्वल आ गया, बट चारों साइड्स इक्वल आने से ये स्क्वायर की गारंटी नहीं है, क्योंकि चारों साइड्स तो बेटा रोम्बस की भी इक्वल होती है। अब हमें डायगोनल AC और BD भी फाइंड करनी पड़ेगी। तो चलिए AC फाइंड करते हैं, लगाइए डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो देखो -1 और -1 -2 का स्क्वायर प्लस -1 - 7 -8 का स्क्वायर। तो बताओ ये हो गया 4 प्लस 64 रूट में 68। ऐसे ही BD भी फाइंड करिए, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करिए, ये रहा B, ये रहा D, -4 -8 का स्क्वायर प्लस 4 और -2 का स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा 64 प्लस 2 का स्क्वायर 4 रूट में 68। तो आपने यहां से क्लियरली देख लिया कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA एंड AC इक्वल टू BD, ये सभी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि हेंस ABCD आर वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, यानी अतः दिए गए बिंदु एक वर्ग के शीर्ष हैं। ठीक है बेटा, इस तरीके से हमने ये बात प्रूफ कर लिया कि हाँ ये चारों बिंदु एक वर्ग बनाते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7, 1 एंड 3, 5। तो बेटा दो पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट है 7, 1 और एक पॉइंट है 3, 5। ये मान लीजिए P है और ये Q है।
और एक R पॉइंट है x, y। हमें ये कंडीशन दे रखी है कि R जो है वो P और Q से बराबर दूरी पर है, यानी जितना ये है उतना ही ये है, यानी PR इक्वल्स टू QR। ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं, तो हमें x और y के बीच का रिलेशन फाइंड करना है। रिलेशन का मतलब होता है समीकरण। मैथमेटिक्स में जब वेरिएबल्स में, चर में संबंध पूछा जाए तो समझ जाइए समीकरण बनानी है, यानी एक इक्वेशन फॉर्म करना है। कंडीशन क्या हो गई कि पी आर इक्वल टू आर क्यू, क्योंकि आर जो है इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो पी आर इक्वल टू आर क्यू। पी आर कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करिए। चलिए डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर क्यू में चलिए x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, इस तरीके से हमने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, है ना, वर्ग कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, जिससे कि स्क्वायर रूट हट जाए। तो ये हो गया बेटा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। चलिए होल स्क्वायर ओपन करते हैं और सॉल्व करके इक्वेशन बनाते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दी हमने, माइनस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटू वाई इंटू 1। यहाँ आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3, वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 2 इंटू 5 इंटू वाई। तो हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। चलिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट हो गया, 49 में 1 को ऐड करिए 50 माइनस का 2y इक्वल्स टू 9 और 25 को ऐड करिए 34 और माइनस का देखो यहाँ से ये 6, यहाँ पर देखो ये माइनस का 14x भी है, तो यहाँ पर लिख लेंगे माइनस का 14x प्लस, और यहाँ देखो कितना हो जाएगा माइनस का 6x और यहाँ पर बेटा माइनस का 10y। चलिए अब x y वालों को एक तरफ कर लेते हैं और नंबर्स को एक तरफ कर लेते हैं। चलिए तो ये देखो 50 इस 34 को इधर ले आओ, तो माइनस का 34 इनको उधर भेज देते हैं, तो माइनस 14 उधर जाके बनेगा प्लस 14x, माइनस 2y उधर जाके बनेगा प्लस 2y, और ये माइनस का 6x और माइनस का 10y। देखो 14 में से 6 गया 8x और 10 में से 2 गया तो माइनस का 8y और ये हो गया 16। अब अगर 8 का डिवाइड कर दिया जाए तो देखो ये 2 इक्वल टू एक्स माइनस वाई या फिर x माइनस वाई इक्वल टू 2। यही वो रिलेशन है x y का जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, और ये रिलेशन मैथमेटिक्स में एक इक्वेशन को शो करता है। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए कह रहा फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। तो बेटा दो पॉइंट है, एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B, और y एक्सिस पर एक पॉइंट है सपोज P जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो हमें इस पॉइंट P को फाइंड करना है। अब आपको मालूम है कि y एक्सिस का जो पॉइंट होता है तो ऑन दी y x की वैल्यू 0 होती है ना, y अक्ष पर x का मान 0 होता है ना, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कॉन्सेप्ट सिखाया था। तो अगर y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है तो जो पॉइंट होगा वो कैसा होगा, 0, y, पॉइंट होता है x, y। अब x की वैल्यू 0 हो गई तो पॉइंट कैसा बन गया बताओ, 0, y। चलिए तो 0, y में हम डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। चलिए तो बताइए, एक बारी हमने AP फाइंड कर लिया, तो AP होगा 6 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ऐसे ही BP फाइंड कर लीजिए, BP। चलिए बताइए, तो -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पर हैं, यानी AP किसके इक्वल होगा बताओ, BP के, है ना, समान दूरी पर है। रूट में 6 का स्क्वायर हो गया 36 प्लस 16 प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स।
चलिए, तो ये हो गया 36 होल स्क्वायर ओपन करिए, 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 10y, इधर आओ 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6y, है ना। आइडेंटिटी लगा दी a माइनस बी के होल स्क्वायर का। चलिए बताइए, तो देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, नंबर्स को एक तरफ ले आइए और वेरिएबल को एक तरफ कर दीजिए, तो ये -10 इधर जाके बन गया 10y और ये देखो माइनस का 6y। अब नंबर्स को इधर लाओ, तो देखो 16 और 9 होता है 25, 25 से 25 कट हो गया, ये आ गया 36, तो 36 इक्वल टू 4y, 4 से कट करो 9 टाइम्स, y की वैल्यू आ गई 9, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा y इक्वल टू 9। इसका मतलब पॉइंट क्या बन गया, हेंस पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0,9, है ना। पॉइंट हमने क्या एज्यूम किया था 0,y, तो y की वैल्यू क्या आ गई 9, यानी अतः y अक्ष पर बिंदु 0,9 होगा। हमसे वो पॉइंट पूछा गया था y एक्सिस पर जो इन दोनों से समान दूरी पर है, तो आंसर है 0,9। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो इस तरीके से हमने पॉइंट फाइंड कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा डिटरमिन इफ द पॉइंट दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर। तो देखो बेटा कोलिनियर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सपोज हमारे पास 3 डिफरेंट पॉइंट्स हैं A, B एंड C। अगर ये तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पर हों तो हम कहेंगे कि ये तीनों कोलिनियर हैं, और अगर कोलिनियर होंगे तो A से B का जो डिस्टेंस होगा यानी AB, B से C का जो डिस्टेंस होगा यानी BC, वो A से C का डिस्टेंस यानी AC के इक्वल आना चाहिए, यानी AB प्लस BC इक्वल टू AC होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर है तो स्ट्रेट लाइन पर जो डिस्टेंस होता है वो मिनिमम डिस्टेंस होता है, तो उस केस में ये AB प्लस BC गारंटी का AC के इक्वल होना चाहिए। अब अगर ये कोलिनियर नहीं है, मान लो टेढ़े मेढ़े ऐसे हैं, तो उस केस में AB प्लस BC नॉट इक्वल टू AC, मगर इस केस में तो AB प्लस BC गारंटी का किसके इक्वल होगा, AC के। ठीक है बेटा, आइए तो हम यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके चेक करते हैं कि क्या ये कोलिनियर है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, आइए AB। चलिए तो सपोज ये A है, ये A, ये B और ये C। चलिए तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करिए, 2 - 1 x2 - x1 करेंगे 2 - 1 प्लस 3 - 5। ठीक है बेटा, चलिए बताइए, तो 2 - 1 हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 5 -2, -2 का स्क्वायर 4, तो वैल्यू आ गई रूट में 5। अब ऐसे BC फाइंड करो, BC तो बताओ BC, इसमें से इसको माइनस करो, ये BC है देखो, तो माइनस का 2 और -2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ बताओ बेटा माइनस का 11 और माइनस के 3 का होल स्क्वायर, तो देखो -2 और -2 हो गया -4, -4 का स्क्वायर हो गया 16, -11 और -3 -14, -14 का स्क्वायर 196, ऐड कर दीजिए 6 और 6 12, कैरी 1, 9 और 1 10 और 1 11, कैरी हो गया 1, 1 और 1 2, रूट में 212। अगर हम रूट में 212 का फैक्टर यानी 212 का फैक्टर करें तो देखो 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 से कट करो 2 2 5 जा 10, 53। तो इस तरीके से बेटा ये बन गया रूट में 2 × 2 × 53, 2 पेयर बन के बाहर आएगा तो ये बन जाएगा 2√53। क्लियर, तो देखो हमने AB भी फाइंड कर लिया, BC भी फाइंड कर लिया। अब आइए हम क्या फाइंड करेंगे, AC। चलिए बताइए, AC डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करिए, तो -2 - 1 होल स्क्वायर प्लस -11 - 5 होल स्क्वायर, बताइए क्या आया, -3 का स्क्वायर 9 प्लस 11 और 5 16 का स्क्वायर 256, है ना। जोड़ो 9 छिंग 15, 5 कैरी हो गया 1, 5 1 265। तो आपने देखा बेटा कि AB, BC और AC ये तीनों ही हमने फाइंड कर लिया। अब हमें चेक करना है कि क्या ये कोलिनियर है, तो कोलिनियर होंगे तो 2 का सम तीसरे के इक्वल आना चाहिए। तो आपने देखा कि भाई AB √5 है, BC 2√53 है और ये रूट में 265 है। अगर हम 265 का फैक्टर कर लें तो देखो 5 5 जा 25, 5 3 जा 53, 15, तो ये हो गया रूट में 5 × 53। ये लीजिए, तो अब हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या इनका सम इक्वल आ रहा है। तो आप साफ साफ देख सकते हो कि AB प्लस BC यानी
√5 प्लस 2√53, ये कहीं से भी रूट में 5 इंटू 53 के इक्वल नहीं है ना। तो जब नहीं है इक्वल, इसका मतलब ये पॉइंट कोलिनियर पॉइंट्स नहीं होंगे। तो हमसे पूछा गया था कि क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर है, तो आंसर है कि कोलिनियर नहीं है। क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है बेटा कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए। मतलब जरूरी नहीं है कि कोई 4 बिंदु दे दिए जाएं तो वो हमेशा एक चतुर्भुज बनाए ही। तो इसीलिए क्वेश्चन में करा कि इफ एनी, यानी अगर संभव है, अगर चतुर्भुज बन रहा है तो उस चतुर्भुज का प्रकार भी बताइए, और अगर नहीं बन रहा है तो आप सिंपली लिख देंगे कि कोई भी चतुर्भुज संभव नहीं है। बात समझ में आ गई क्या। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा, पॉइंट है -1, -2, 1, 0, -1, 2, -3, 0। ठीक है, इन 4 पॉइंट्स से हमें चतुर्भुज का निर्माण करके देखना है कि वो चतुर्भुज बनेगा कि नहीं। तो इसको हम A, B, C और D मान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, AB। चलिए डिस्टेंस फार्मूला लगाइए। तो 1 और -1, तो -+1 हो जाएगा। फिर बताइए 0 और -+2 का स्क्वायर, तो बताओ √2, 1 और 1 2 का स्क्वायर 4 और 4, रूट में 8 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 बाहर आ गया तो आ गया 2√2। तो देखो ए बी की वैल्यू आ गई 2√2। चलिए अब ऐसे ही BC फाइंड करिए। तो BC -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -0 का होल स्क्वायर। चलिए बताइए, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, रूट में 8 यानी 2√2। तो AB आ गया, BC आ गया। अब चलिए ऐसे ही CD फाइंड करिए। तो -3 -+1 का होल स्क्वायर, फिर 0 -2 का होल स्क्वायर। तो बेटा -3 + 1 -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, अगेन देखो √8 हो गया 2√2। तो देखो AB आ गया, BC आ गया, CD आ गया। अब AD फाइंड करिए। AD फाइंड करेंगे तो -3 और -+1, तो -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 2 का होल स्क्वायर। तो देखो ये हो गया -3 + 1 -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, अगेन देखो 2√2। आप देख सकते हो चारों साइड्स इक्वल आ गई। देखो तो चारों साइड्स इक्वल आने से स्क्वायर होने की गारंटी नहीं है, क्योंकि ये रोम्बस यानी समचतुर्भुज भी हो सकता है, क्योंकि समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो हमें इसके विकर्ण चेक करने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि वर्ग में चारों भुजाओं के साथ साथ विकर्ण भी बराबर होते हैं। इसका मतलब मुझे यहाँ पर बेटा डायगोनल यानी AC, अगर ये ABC माना है ABCD, तो AC भी फाइंड करनी पड़ेगी और BD भी फाइंड करनी होगी। तो चलिए AC फाइंड करते हैं। लगाइए डिस्टेंस का फॉर्मूला A और C के बीच में। तो -1 और -+1, तो -1 और +1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -+2, 2 + 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 0 प्लस 2 और 2 4 का स्क्वायर 16, वैल्यू आ गई 4। तो AC की वैल्यू आ गई 4। अब BD बताइए। BD, चलो तो BD बताओ क्या बनेगा बेटा। ये है देखो B और ये है देखो D। -3 -1 का स्क्वायर प्लस 0 -0 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 4 का स्क्वायर 16 प्लस 0 यानी 4। तो आपने देखा कि चारों साइड्स भी इक्वल हैं और दोनों विकर्ण यानी डायगोनल भी इक्वल है। तो मैं बोलूंगा सिंस AB = BC = CD = AD एंड AC = BD, therefore given points are vertices of स्क्वायर, है ना। अतः दिए गए बिंदु एक वर्ग के शीर्ष हैं। ठीक है बेटा, ये दिए गए बिंदु एक वर्ग यानी स्क्वायर के शीर्ष हो जाएंगे, ऐसा हमने वेरीफाई कर लिया, प्रूफ कर लिया। तो हमसे पहले इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि आपको क्वाड्रिलेटरल का टाइप बताना है, यदि वो क्वाड्रिलेटरल बनता है। तो हाँ, पहले केस में बनता है और उसका जो टाइप है वो एक स्क्वायर है, एक वर्ग है, क्योंकि चारों भुजाओं के साथ साथ विकर्ण भी बराबर आ गए हैं। अब आइए सेकंड वाले क्वेश्चन को करके देखते हैं कि क्या वो किसी चतुर्भुज का निर्माण करता है, और अगर करते हैं तो कौन सा चतुर्भुज है। तो आइए फटाफट करते हैं। चलिए तो बेटा यहां पर देखो पॉइंट है -3, 5
3,1, 0,3 एंड -1, -4। तो इनको हमने ए, बी, सी और डी एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो चलिए जरा ए बी फाइंड करिए, ए बी। तो 3 और माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 का होल स्क्वायर। तो बेटा ये हो गया रूट में 3 + 3 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो ये हो गया 52, रूट में 52, 13 चौक 52, 2 रूट 13 है ना। 52 का फैक्टर करेंगे 2 × 2 × 13, तो 2 का पेयर बन गया, 2 बाहर आएगा तो 2 रूट 13, ठीक है। चलिए ऐसे ही बी सी फाइंड करिए, बी सी। तो 0 - 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर। चलो बेटा बताओ, 0 - 3 हो गया 9 और ये हो गया 4, रूट में 13। तो देखो ए बी आ गया 2 रूट 13 और बी सी आ गया रूट में 13, ठीक है। चलिए अब ऐसे ही सी डी फाइंड करिए, सी डी। तो -1 - 0 होल स्क्वायर प्लस माइनस का 4 - 3 होल स्क्वायर। तो देखो ये आ गया 1 + 49 यानी रूट में 50, क्योंकि -4 और -3 हो गया माइनस का 7। चलिए तो रूट 50 को मैं रूट में 25 × 2 लिख सकता हूं और ये बन गया 5√2। तो सी डी की वैल्यू आ गई 5√2। अब ऐसे ही ए डी फाइंड करिए, ए डी। चलिए तो -1 और माइनस प्लस 3, तो -1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 4 - 5 का होल स्क्वायर। चलिए बताइए 3 - 1 2 का स्क्वायर 4 और 9 का स्क्वायर 81। तो ये हो गया रूट में 85। अब हम इसके डायगोनल भी फाइंड कर लेते हैं। तो डायगोनल के लिए एक बारी ए सी निकालेंगे और एक बारी बी डी निकालेंगे। तो बताइए ए सी कितना आएगा बेटा, ए सी 0 - 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 - 5, 3 - 5 यानी माइनस का 2 है ना, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो आ गया रूट में 13। ऐसे बी डी फाइंड कर लीजिए, बी डी। बताइए बी और डी, ये रहा बी, ये रहा डी। -1 - 3 -4 का स्क्वायर प्लस -4 और -1 -5 का स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा रूट में 16 + 25 और ये हो गया रूट में 41। अब आइए चेक करते हैं कि क्या ये कोई चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मेशन करेंगे। तो आप देख सकते हो बेटा कि AC और BC, AC + BC इक्वल टू है AB। देखो √13 ऐड करोगे तो आएगा 2√13 जो कि AB के इक्वल है। तो अगर AC + BC इक्वल टू AB हो गया तो इससे क्या कंक्लूड किया हमने, इससे हमने कंक्लूड किया बेटा कि ये तीनों पॉइंट कौन कौन से, A, C और B एक ही लाइन पर है। क्योंकि देखो AC का डिस्टेंस है √13, BC का भी डिस्टेंस है √13 और AB का डिस्टेंस है 2√13। तो √13 में √13 को ऐड करोगे तो 2√13 ही तो आएगा। तो आपने देखा कि तीनों बिंदु तो एक ही रेखा पर हैं। अब अगर तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हैं तो भला ये चतुर्भुज कैसे बनाएंगे। मान लो D वाला पॉइंट यहां कहीं है, ये लीजिए। अब अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, ये देखो AC AD, और अगर मान लो इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं तो ये तो एक त्रिभुज बन जाएगा। और अगर इससे ज्वाइन कर दूं तो भी चतुर्भुज नहीं बनेगा, दो त्रिभुज छोटे छोटे बन जाएंगे। इसका मतलब चतुर्भुज बनने के लिए जरूरी है कि जो पॉइंट्स गिवन है उसमें से कोई भी 3 पॉइंट एक ही रेखा एक ही लाइन पर नहीं होनी चाहिए। अगर एक ही लाइन पर आ गई बेटा तो त्रिभुज बनाने लगेंगी और चतुर्भुज का निर्माण नहीं कर पाएंगी। इसका मतलब यहां से ये आंसर हो गया कि ये जो चारों पॉइंट है ये चतुर्भुज के शीर्ष नहीं है, बस, है ना। गिवन पॉइंट्स आर नॉट वर्टिसेज ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। दिए गए बिंदु चतुर्भुज के शीर्ष नहीं है। लॉजिक क्या बताओगे, आप बताओगे कि भाई चूंकि AC + BC = AB, अतः ABC समरेख है ना। ABC आर कोलिनियर, है ना, कोलिनियर है। यानी ABC कैसे हो गए बताओ, समरेख हो गए बेटा। और समरेख हो गए और इसीलिए चतुर्भुज के शीर्ष नहीं है ना, शीर्ष नहीं है, ठीक है बेटा, शीर्ष नहीं है। चतुर्भुज के शीर्ष होते तो तीनों, कोई भी 3 पॉइंट एक रेखा पर नहीं होने चाहिए, है ना। अब जैसे ऐसा चतुर्भुज बनाते हो ऐसा, तो देखो दो पॉइंट तो हमेशा एक लाइन बनाती हैं।
मगर कोई भी 3 पॉइंट एक लाइन पर हैं क्या? नहीं ना। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में बेटा हमारे पास ए है, बी है, सी है, डी है। चलिए अगेन डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ए बी, तो 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया बेटा रूट में 10। तो ए बी की वैल्यू आ गई रूट 10। चलिए बी सी बताइए। बी सी तो 4 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 माइनस 6 माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये आ गया बेटा रूट में 9 प्लस 9 रूट में 18। रूट 18 होता है 9 इंटू 2 और ये बाहर आके बनेगा 3 रूट 2। तो देखो बी सी की वैल्यू आ गई 3 रूट 2। ठीक है। चलिए अब ऐसे सी डी बताइए। सी डी तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 माइनस 3 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया रूट में 10। अब ऐसे ही आप एडी फाइंड कर लीजिए। एडी चलिए तो 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया रूट में 9 प्लस 9, 2 माइनस 5 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9 रूट में 18, और 18 को हम लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 2 यानी 3 रूट 2। तो AD की वैल्यू आ गई 3 रूट 2। तो देखो यहाँ पर AB और BC, सॉरी AB और CD सेम सेम आ गए, और BC और AD सेम सेम आ गए। तो आप बोलोगे सिंस AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू AD, इसका मतलब कुछ ये सिचुएशन हो गई, ABCD, ABCD के इक्वल हो गया, BC AD के इक्वल हो गया। और ऐसा तो बेटा पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज में होता है ना। अब ये समांतर चतुर्भुज आयत भी बन सकता है। आयत के बनने के लिए, रेक्टेंगल बनने के लिए इसके डायगोनल को इक्वल होना पड़ेगा। तो आप ऐसे ही क्या फाइंड करोगे बताओ, AC और BD, जिससे ये डिसाइड हो सके कि ये आयत है या समांतर चतुर्भुज है। अगर विकर्ण बराबर आ गए तो आयत है, और बराबर नहीं आए तो समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम है। तो बताइए जरा AC कितना आएगा। चलिए AC फाइंड करते हैं। देखो ये है AC, तो 4 माइनस 4 0, 0 का स्क्वायर 0, 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो रूट बाहर आ गया 2। ऐसे ही BD बताइए। BD ये रहा BD, तो 7 माइनस 1 6 का स्क्वायर 36, और 6 माइनस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो गया रूट में 52। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि AC नॉट इक्वल टू BD, और अगर AC BD के इक्वल नहीं है दैट मीन्स ये एक प्योरली समांतर चतुर्भुज है, ये आयत नहीं है। तो अब हम लिख देंगे गिवन पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, यानी दिए गए बिंदु एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। ठीक है। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट x, y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3, 6 एंड -3, 4। यानी x y में एक ऐसा संबंध बताइए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समान दूरी पर है। ठीक है। अब अगर समान दूरी पर है बेटा, तो सपोज ये है 3, 6 और ये है -3, 4, और ये कोई पॉइंट है P, X, Y जो इक्वल डिस्टेंस पर है। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, सपोज इसको हमने A और इसको हमने B मान लिया, तो PA इक्वल टू PB। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही ऐसा क्वेश्चन किया था, बिल्कुल फोटोकॉपी क्वेश्चन है। आप PA इक्वल टू PB करिए, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करिए और स्क्वायर करके सॉल्व करिए, आपको वो रिलेशन मिल जाएगा। आई होप कि आप कर लेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा सेक्शन फॉर्मूला। अगेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सेक्शन फॉर्मूला बेसिकली दो टाइप के होते हैं, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। तो आइए पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूं कि इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है, और फिर हम उसके लिए सेक्शन फॉर्मूला भी बनाते हैं। ठीक है। चलिए तो बेटा सपोज मेरे पास दो पॉइंट हैं AB, और इनके इन बिटवीन कहीं एक पॉइंट है C। तो C पॉइंट AB लाइन के मिड में है, कहीं इन बिटवीन है। उस केस में बोलूंगा
कि C डिवाइड्स AB इंटरनली, C डिवाइड्स AB, अगर C पॉइंट AB के इन बिटवीन कहीं आ जाए, बीच में कहीं आ जाए, तो इंटरनल अंदर हो गया ना, तो ये कैसा डिवीजन बोला जाएगा? इंटरनल डिवीजन बोला जाएगा। हम बोलेंगे C डिवाइड्स AB इंटरनली। और अगर मान लो ये वाला डिस्टेंस M है और ये वाला डिस्टेंस N है, तो उस केस में बोलेंगे M रेशियो N, यानी C डिवाइड्स AB इन M रेशियो N। ठीक है। और अगर यही C पॉइंट कहीं बाहर बैठ जाए ऐसे, अब सपोज A से C का डिस्टेंस है बेटा M और B से C का डिस्टेंस है N। अब C बाहर बैठा है, इसलिए कैसा डिवीजन करेगा? एक्सटर्नल डिवीजन। अब ये एक्सटर्नल डिवीजन करेगा और किस रेशियो में करेगा? M रेशियो N में। पॉइंट C से A का डिस्टेंस M है, पॉइंट C से B का डिस्टेंस N है, तो हम बोलेंगे कि C पॉइंट्स डिवाइड लाइन सेगमेंट AB इन M रेशियो N एक्सटर्नली। तो इस तरीके से पॉइंट बाहर बैठा है तो एक्सटर्नल डिवीजन है, पॉइंट अंदर बैठा है तो इंटरनल डिवीजन है। ठीक है। अब आइए इस इंटरनल डिवीजन के लिए हम एक फॉर्मूला बनाते हैं और उसी को हम सेक्शन फॉर्मूला बोलेंगे। तो आइए इसके लिए हम एक फॉर्मूला डेवलप करते हैं। सपोज ये x और y एक्सिस है और ये हमारा ओरिजिन हो गया O। मान लो बेटा ये कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, तो ये डिस्टेंस होगा x1 और ये हाइट हो गई बेटा y1। ऐसे ही ये कोई पॉइंट हो गया Q, तो ये हो गया x2 और ये हो गया y2। ठीक है। अब अगर मैं PQ लाइन को ज्वाइन कर दूं इस तरीके से और इसके इन बिटवीन कहीं पॉइंट R है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। ठीक है। चलिए, तो कुछ ये सिचुएशन हो गई। अब ये जो डिस्टेंस है बेटा, देखो ये x, y है, इसका मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो x है, तो बीच का डिस्टेंस हो गया x माइनस x1, है ना। ये पूरा डिस्टेंस x और ये डिस्टेंस x1, तो बीच का डिस्टेंस x माइनस x1। ऐसे ये पूरा डिस्टेंस है x2 और ये x, तो ये बताओ बीच का डिस्टेंस कितना? x2 माइनस x। ठीक है। ये डिस्टेंस हो गया बेटा, ये हाइट हो गई y2 माइनस y। देखो ये पूरी हाइट है y और ये है y2, तो बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? हाइट y2 माइनस y। ऐसे अगर मैं यहाँ का पूछूं आपसे कि यहाँ से यहाँ तक कितना, तो देखो ये है पूरा y और ये है y1, तो ये आएगा y माइनस y1। अब सपोज ये है PRQ, तो इस पॉइंट को मैंने कुछ नाम दे दिया, लेट्स से S, और इस पॉइंट को नाम दे दिया लेट्स से T। ठीक है। तो इन ट्रायंगल PSR एंड RTQ हमारे पास दो त्रिभुज है बेटा, PSR और RTQ। आप देख सकते हो कि कोण S भी 90 होगा और कोण T भी 90 होगा, क्योंकि x और y अक्ष एक दूसरे पर लंबवत होते हैं, तो कोण S बराबर है कोण T। क्लियर? और बताओ, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और ये तिर्यक रेखा है, तो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा यानी पैरेलल लाइंस को जब ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो करेस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण बनते हैं। बोलो हाँ या ना। तो यहां पर एंगल P जो है वो एंगल R के इक्वल है और ये कैसा एंगल है? करेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग एंगल को बोलेंगे संगत कोण। ठीक है। तो इस तरीके से इन दोनों त्रिभुज में दो दो कोण इक्वल हो गए, और जब दो कोण इक्वल हो गए बेटा तो हम बोलेंगे एंगल एंगल सिमिलैरिटी। एंगल एंगल सिमिलैरिटी, बोलो हाँ या ना। तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी लग गई यहां, और एंगल एंगल सिमिलैरिटी लगने के कारण ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, यानी त्रिभुज PSR सिमिलर है त्रिभुज RTQ के, समरूप हो गए बेटा, है ना। और जब दो त्रिभुज समरूप हो जाएं, सिमिलर हो जाएं,
तो उनके संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हो जाते हैं। तो देखो इसका कर्ण है पी आर और इसका कर्ण है आर क्यू, इसका आधार यानी बेस है पी एस, इसका बेस है आर टी, इसका लंब यानी परपेंडिकुलर है आर एस और इसका है बेटा क्यू टी। ये सब आपस में इनका रेशियो इक्वल हो जाएगा, है ना, क्योंकि समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं, है ना। रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल इन सिमिलर ट्रायंगल। चलिए तो अब अप्लाई कर देते हैं, तो बताओ जरा क्या बनेगा। तो देखो पी आर, अब ये आर एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा था, तो पी आर की वैल्यू हो गई एम और आर क्यू की वैल्यू हो गई एन, पी एस की वैल्यू हो गई एक्स माइनस एक्स वन, आर टी की वैल्यू हो गई एक्स टू माइनस एक्स, आर एस की वैल्यू हो गई वाई माइनस वाई वन और क्यू टी की वैल्यू हो गई बेटा वाई टू माइनस वाई। अब मैथमेटिक्स में जब ऐसे दो इक्वल आ जाए तो कोई दो दो को लेके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए फर्स्ट टू पार्ट को यानी इसको और इसको लेके सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। चलिए तो अगर हम फर्स्ट दो को ले लें तो ऑन टेकिंग फर्स्ट टू पार्ट, शुरू के दो पार्ट हमने ले लिए, m अपॉन n इक्वल्स टू x माइनस एक्स वन डिवाइड में x2 माइनस एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो mx2 माइनस mx nx माइनस nx1, ठीक है। अब x वालों को एक तरफ और रिमेनिंग टर्म को एक तरफ। तो देखो mx2, अब ये माइनस इधर आके प्लस का nx1 बनेगा और देखो ये nx और ये माइनस इधर जाके प्लस का mx, दोनों में से कॉमन ले लो x को, तो m प्लस n इंटू एक्स और ये हो गया mx2 प्लस nx1। तो बताओ यहां से x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई mx2 प्लस nx1 डिवाइड में m प्लस n। इस तरीके से हमने इस x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला बना लिया बेटा कि x इसके इक्वल होगा। तो सिमिलरली करके मैं y, अगर मैं इन दोनों को ले लूं तो y भी बन जाएगा, तो सिमिलरली करके हम y भी बना सकते हैं। बताओ y क्या हो जाएगा, तो y हो जाएगा my2 प्लस ny1 डिवाइड में m प्लस n। और ये फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला हो गया, इसे हम सेक्शन फॉर्मूला भी कहते हैं। अगर किसी दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट मालूम है और एक पॉइंट r जो इनके बीच में कहीं है, जो इस लाइन सेगमेंट को m रेशियो n में डिवाइड करता है, तो x और y कोऑर्डिनेट फाइंड करने का ये इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला हो गया बेटा, ठीक है। अब अगर एक्सटर्नल डिवीजन हो जाए तो एक्सटर्नल डिवीजन के लिए पॉइंट आउटसाइड होगा, है ना, ये P है, ये Q है और यहां कहीं R होगा। अब ये डिस्टेंस M है और ये वाला डिस्टेंस N है। सपोज ये x1, y1 है और ये x2, y2 है और ये x, y है। तो अब जो x की वैल्यू आएगी बेटा, तो देखो M P का कोऑर्डिनेट है तो मल्टीप्लाई Q में, यानी सेम फॉर्मूला बनेगा इंटरनल डिवीजन वाले फॉर्मूले में, जहां प्लस है वहां माइनस लगा दीजिए, वो एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला बन जाएगा। तो बताइए क्या आएगा, mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। y का फॉर्मूला बनेगा बेटा my2 माइनस ny1 डिवाइड में m माइनस n। तो माइनस लगा दीजिए तो एक्सटर्नल डिवीजन और प्लस लगा दीजिए तो इंटरनल डिवीजन, बस इतना ही याद रखना है और हमें इन फॉर्मूलों पर बेस सिंपल क्वेश्चन करने हैं। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए तो इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला हमने आपको सिखा दिया। चलिए अब हम बात करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला, कि मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या बनेगा। तो बेटा सपोज ये हो गया A, ये हो गया B, ये है x1 y1 और ये है x2 y2। अब सपोज C जो है इसके मध्य में बैठा है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु, ठीक है, मध्य बिंदु, मिड पॉइंट को मध्य बिंदु कहते हैं, ठीक है, मध्य बिंदु। तो बेटा अगर ये मिड में है तो जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा। तो अगर ये वाला डिस्टेंस m है तो ये वाला डिस्टेंस भी m हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो अभी
इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला है उसमें हम m की वैल्यू भी m रख देंगे और n की वैल्यू भी m रख देंगे। तो चलिए x का क्या फॉर्मूला था बताओ, mx2 प्लस ny1 डिवाइड में m प्लस n। तो mx2 n की वैल्यू भी m हो गई क्योंकि दोनों इक्वल हो गए, तो my1 सॉरी mx2 तो mx2 प्लस nx1 डिवाइड में m प्लस n। चलिए mx2 हो गई तो x1 और m, ठीक है। चलिए ऊपर से m कॉमन ले लीजिए, तो x2 प्लस x1 और डिवाइड में हो गया 2m, m से m कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई x2 प्लस x1 बाई 2। सिमिलरली y की वैल्यू आ जाएगी बेटा y2 प्लस y1 बाई 2, है ना। तो इस तरीके से अगर दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मालूम है तो हम उसके मिड पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं मिड पॉइंट के फॉर्मूले की हेल्प से। क्लियर? चलिए तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आइए क्वेश्चंस करते हैं। तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच divides the join of -1,7 and 4,-3 in the ratio 2:3। तो बेटा दो पॉइंट है, एक पॉइंट है -1,7 और एक पॉइंट है 4,-3। देखो कह रहा है विच डिवाइड्स द ज्वाइंस ऑफ दिस एंड दिस इन रेशियो 2:3, है ना। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो सपोज मान लो ये A है और ये B है, अब इसके बीच में मान लो कहीं यहाँ C बैठा है और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बताओ, 2:3। इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस 2 हो गया और ये वाला डिस्टेंस 3 हो गया। अब हम इसको इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमको C के निर्देशांक यानी x, y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। चलिए तो बताइए C के निर्देशांक क्या बनेंगे। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, mx2 nx1 डिवाइड में m प्लस n। इस फॉर्मूले में सिंपली पुट करते हैं। तो बताइए m की वैल्यू कितनी है, ऐसा साइड में लिख लो, m की वैल्यू है 2 और n की वैल्यू है 3 और x1 की वैल्यू है -1 और x2 की वैल्यू है 4। चलिए पुट करिए, तो m की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 4, n की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू -1 डिवाइड में 2 प्लस 3, तो 8 माइनस 3 अपॉन 5, तो 5/5 वैल्यू आ गई 1। तो देखो x की वैल्यू आ गई 1। अब ऐसे ही मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बताओ my2 ny1 अपॉन m प्लस n। चलिए फिर से हम m और n की वैल्यू लिखते हैं। तो बताओ m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 7, y2 की वैल्यू -3। चलिए ये सभी वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। तो बताइए m की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू -3, n की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 7 डिवाइडेड बाई m प्लस n यानी 2 प्लस 3, ठीक है। आपको सिंपली फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी होती है। तो बताइए -6 + 21/5 ये हो गया बेटा 15/5 यानी 3। तो बताओ बिंदु के निर्देशांक क्या बन गया, 1,3। अतः 2:3 में विभाजित करने वाला जो बिंदु है बेटा वो है 1,3 होगा, है ना, इस तरीके से। तो दो पॉइंट दे रखे थे, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना था जो इन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। अब यहां पर एक्सटर्नल या इंटरनल जैसा कोई शब्द यूज नहीं हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट अगर कुछ भी नहीं दिया तो हम इंटरनल डिवीजन ही मान लेंगे। अगर देना एक्सटर्नल डिवीजन उसको पूछना होगा तो पेपर में देगा, वो कहेगा वाय विभाजन। नहीं कह रहा है तो आप समझ जाओ कि आपको तो केवल इंटरनल डिवीजन ही करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल। एक स्कूल है जिसकी बाउंड्री रेक्टेंगुलर है, स्कूल ग्राउंड ABCD, स्कूल ग्राउंड जो है ABCD वो रेक्टेंगुलर शेप का है, वहां पर एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी यानी खेल प्रतियोगिता कुछ करनी होगी। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। एक मीटर के डिस्टेंस पर ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी गई है ना। 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD। ये जो AD लाइन है
एक एक मीटर की दूरी पर फूल के गमले रखे हुए हैं, और ऐसे कितने गमले, 100 गमले रखे हुए बेटा, एज शोन इन दी फिगर। निहारिका रन्स 1/4 इन दी डिस्टेंस एडी, निहारिका एडी के अलोंग 1/4, तो 100 मीटर का टोटल लेंथ है, तो 1/4, 100 का 1/4 बताओ कितना हो जाएगा, 100 का 1/4 हो जाएगा 25, ठीक है। तो एडी के अलोंग 25 डिस्टेंस वो चलती है ऑन दी सेकेंड लाइन। कौन सी लाइन पर चलती है, देखो सेकेंड लाइन पर, ये निहारिका है, ठीक है। एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, और वहां पर एक हरे रंग का झंडा वो गाड़ देती है। फिर क्या कह रहा है, प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस एडी ऑन दी 8th लाइन, प्रीत जो है 8वीं लाइन पे चलती है और 1/5 डिस्टेंस चलती है, तो 100 का 1/5, 100 का 1/5 कितना होगा बेटा, 20, यानी 20 मीटर चलती है, ठीक है। और वहां पर एक रेड, लाल कलर का झंडा गाड़ देती है, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग्स, तो इन दोनों के बीच का बेटा डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, है ना, अभी करते हैं। फिर क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। अब इनके मिड पॉइंट पर रश्मि को एक हरे रंग, नीले रंग का झंडा गाड़ना है, तो कह रहा बताओ उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, माने मिड पॉइंट पूछा है। तो आपने देखा कि अभी जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा उसका कितना सुंदर यूज इस क्वेश्चन में हो रहा है। तो बेटा हमारे पेपर में जो केस स्टडी वाले क्वेश्चन आएंगे सीबीएसई के बोर्ड में, वो ऐसे ही कुछ आएंगे जहां हमें स्टेटमेंट दिया जाएगा, उस स्टेटमेंट की हेल्प से हमें क्वेश्चन का फॉर्मेशन करना होगा और फिर क्वेश्चन को आंसर करना होगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हिंदी में दिया हुआ है कि स्कूल में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन है, ABCD एक आयताकार बाउंड्री है ना, जिसमें चूने से 1-1 मीटर के डिस्टेंस पर ऐसे 10 लाइनें बना दी गई हैं, आपको दिख रहा होगा, और ये 1-1 मीटर के डिस्टेंस पर फूल के गमले रखे गए हैं। निहारिका दूसरी पंक्ति पे एडी के अलोंग एडी के अंदिश चलती है, कितनी दूरी चलती है, 1/4 चलती है, 1/4 दूरी तय करती है ना। फिर जो प्रीत है वो 8वीं पंक्ति में 1/5 भाग चलती है, जैसा मैंने अभी डिस्कस किया था। तो आपको इन दोनों के पॉइंट का डिस्टेंस और इनके मिड पॉइंट पे रश्मि जो है अपना नीले रंग का एक झंडा लगाना चाहती है, तो पॉइंट ज्ञात करनी है। क्वेश्चन कितना सिंपल है ना। आपको क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है कि इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन देखते ही आपकी सांसें फूल जाती, आपको तो केवल उसमें से डेटा फेच करनी है कि हमें पॉइंट्स मिल जाए। तो बताओ निहारिका सेकेंड लाइन में चलती है, अब हर लाइन 1-1 मीटर पर है, तो बताओ यहां से का डिस्टेंस कितना हो गया, 2 मीटर, और कितनी डिस्टेंस चलती है, 1/4। तो अभी बताया 100 का 1/4 होगा बेटा 25, यानी ये डिस्टेंस कितना हो गया बताओ 25। तो बताओ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना बनेगा, 2,25, है ना, क्योंकि एक्स के डायरेक्शन में 2 मीटर और वाई के डायरेक्शन में 25 मीटर। और प्रीत जो है बेटा वो 8वीं लाइन में चलती है, तो बताओ ये डिस्टेंस कितना हो गया, 8 मीटर। तो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 8, और 1/5 ऑफ डिस्टेंस है ना, पूरी दूरी का 1/5 भाग के बराबर दूरी चलती है, पूरी है इस ऐसे जो लंबाई है वो 100 मीटर की है, 100 का 1/5 20 होता है, तो इस पॉइंट का निर्देशांक हो गया 8,20। तो हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। चलिए, तो इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, इस पॉइंट को कुछ भी अपने मन से मान लेते हैं, मान लो ये P है और मान लो ये Q है, तो जो PQ डिस्टेंस है वो डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से निकाल लीजिए, 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 - 25 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 8 में से 2 गया 6 का स्क्वायर 36, और 20 में से 25 घटाएंगे 5 का स्क्वायर 25। तो बेटा ये रूट में 6 और 5 11, और 3 2 5 और 1 6, रूट में 61 मीटर। तो बता सकते हैं कि जो PQ डिस्टेंस है वो रूट में 61 मीटर के इक्वल है। अब निहारिका इस PQ लाइन के बीच में झंडा लगाना चाहती है, तो इसका मिड पॉइंट निकालना है ना। तो मिड पॉइंट बताइए, मिड पॉइंट ऑफ PQ। अभी मैंने आपको मिड पॉइंट का फॉर्मूला समझाया, मान लीजिए ये पॉइंट है R, तो x जो होगा बेटा वो x1 + x2/2 है ना, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। तो बताइए x1 की वैल्यू हो गई 2, x2 की वैल्यू हो गई 8, तो ये आ गया बेटा 5। y बताइए, y1 + y2/2। चलो बेटा y1 की वैल्यू बताओ, 25 + 20/2, तो ये हो गया 45/2, 45/2 यानी 22.5। तो इस तरीके से R का कोऑर्डिनेट आ गया बेटा 5, 22.5।
तो हमें दोनों प्रश्नों का आंसर मिल गया कि वो जिस पॉइंट पर वो ब्लू कलर का झंडा लगाना चाहती है वो पॉइंट होगा 5,22.5 ए पॉइंट से, है ना। और जो डिस्टेंस होगा इनके बीच का वो होगा रूट में 61 मीटर। इस तरीके से हम बड़े ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है बेटा, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाई दिस। तो बेटा दो पॉइंट है -3,10 एंड 6,-8 और इनको मिलाने वाली लाइन पर एक पॉइंट है -1,6। तो आपसे पूछा जा रहा है कि -1,6 इस लाइन ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। तो मान लो कि ये m रेशियो n में डिवाइड कर रहा होगा, तो मुझे इस m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। x होता है mx1 प्लस nx2 डिवाइड में m प्लस n। चलिए बताइए, x की वैल्यू हो गई -1। जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना होता है वो तो दे रखा है, तो x की वैल्यू हो गई -1। m x1 की वैल्यू हो गई -3, है ना। वैसे फॉर्मूले में mx2 भी लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क हालांकि पड़ता नहीं है। चलिए मैं इसको थोड़ा करेक्ट कर लेता हूं। तो ये लीजिए mx2 प्लस nx1 डिवाइड में m प्लस n, इससे आसानी रहेगी याद करने में, ठीक है। तो -1, mx2 की वैल्यू हो गई 6, x1 की वैल्यू हो गई -3 डिवाइडेड बाई m प्लस n। आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये बनेगा -m -n और ये बनेगा बेटा 6m -3n। अब n वालों को एक तरफ कर दो और m वालों को एक तरफ। तो देखो इस -3n को इधर लाओ तो ये हो जाएगा +3n -n और इस -m को इधर ले आओ तो +m। तो देखो ये हो गया 7m और ये हो गया 2n। तो यहां से अगर हम m/n पूछे तो ये इधर जाके बनाएगा 2/7। इसका मतलब m रेशियो n कितना आ गया बताओ, 2:7। यही हमारा आंसर हो जाएगा कि ये पॉइंट जो है इन दोनों लाइन सेगमेंट को 2:7 में डिवाइड करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। बेटा इस तरह के क्वेश्चन हमारे पेपर में बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं, जिसमें या तो एक्स एक्सिस से डिवीजन का रेशियो पूछ रहा होगा या फिर वाई एक्सिस से। तो दोनों सिमिलर क्वेश्चन है। आइए मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। तो बताओ हमारे पास दो पॉइंट है, ठीक है। एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। ए का कोऑर्डिनेट है 1,-5, बी का कोऑर्डिनेट है -4,5, ठीक। और यहां पर मान लीजिए कोई पॉइंट है सी जो एक्स एक्सिस के काटने से बना है। मान लो एक्स एक्सिस ऐसे कट करके जा रही होगी सी से। तो बेटा एक्स एक्सिस का जो पॉइंट होगा वो कैसा होगा, एक्स एक्सिस का पॉइंट एक्स एक्सिस का पॉइंट जो है, एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये x, 0 टाइप का होगा। बोलो हाँ या ना। तो बस यही की पॉइंट है कि अगर एक्स एक्सिस कह रहा है तो एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है। अब सपोज कर लो ये m रेशियो n है, तो मैं अपने डिवीजन का फॉर्मूला लगाऊंगा और केवल y कोऑर्डिनेट को फाइंड करूंगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट पहले से मालूम है 0 के इक्वल होगा, क्योंकि डिवाइडेड बाई x एक्सिस की बात हो रही है और x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो चलिए y कोऑर्डिनेट बताइए, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। अब y कोऑर्डिनेट की वैल्यू हम यहां 0 पुट कर देंगे। my2 की वैल्यू हो गई 5, ny1 की वैल्यू हो गई -5 डिवाइड में m प्लस n। बहुत ही सिंपल। आपको x कोऑर्डिनेट फाइंड ही नहीं करना है, क्योंकि हमें y कोऑर्डिनेट पहले से मालूम है कि 0 होगा x एक्सिस पर, तो हम सिंपली y वाले को सॉल्व करेंगे, यही से वैल्यू मिल जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देखो ये 0 हो गया और इधर आया 5m माइनस का 5n। अब आप इसको 5m इक्वल टू 5n हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो m रेशियो n कितना आ गया 1:1। इस तरीके से आपने देखा कि हम बड़े आसानी से बता सकते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन जो है एक्स एक्सिस उसको 1:1 में डिवाइड करेगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल। चलिए ऐसे ही y वाला आया बेटा, तो क्या करोगे, y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है, फिर x कोऑर्डिनेट को फाइंड करके 0 कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, देखो ये 4 अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। देखो ये 4 पॉइंट कह रहा आर दी वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड एक्स एंड वाई। ये चारों बिंदु जो हैं ये एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। ऐसा समांतर चतुर्भुज बना लो ऐसे, ये लो लो बेटा, बताओ 1,2, ठीक है, 4,y, x,6 और 3,5, ये लो, ये चारों एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। अब आपसे कह रहा है तो x और y की वैल्यू बताओ। तो बेटा समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है कि इसके विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब जो AC का मध्य बिंदु होगा वही बेटा BD का मध्य बिंदु होगा, है ना। अगर आप यहां डिस्टेंस फॉर्मूले में जाओगे तब तो बिल्कुल उलझ जाओगे, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूले में तो बहुत सारे इक्वेशन बनेंगे, AB, BC, CD, AD फाइंड करोगे, उसमें नहीं जाना है आपको। सिंपल आपको करना क्या है, प्रॉपर्टी लगानी है कि मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल होगा मिड पॉइंट ऑफ BD, क्योंकि दोनों समांतर चतुर्भुज हैं तो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। तो बताओ AC का मिड पॉइंट 1 + x/2, 2 + 6/2, और इसका मिड पॉइंट बताओ x1 + x2 के फॉर्मूले से। मिड पॉइंट का फॉर्मूला अभी पढ़ा हमने, x1 + x2/2, y1 + y2/2, है ना। सिंपली इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। चलिए बताइए, तो देखो AC का मिड पॉइंट हो गया, ऐसे BD का फाइंड करो। तो देखो 4 + 3/2, 5 + y या y + 5/2। जब दो ऑर्डर पेयर को इक्वल करते हैं तो पहले को पहले के इक्वल करते हैं और दूसरे को दूसरे के इक्वल करते हैं। तो बताओ यहां से इक्वल करेंगे तो 1 + x/2 किसके इक्वल करेंगे, 4 और 3 7/2 के। 2 से 2 कट, x की वैल्यू आ गई 7 - 1 यानी 6। ऐसे ही यहां चलिए 2 + 6 8/2 यानी 4, और इधर आइए y + 5/2, 2 का गुणा करो 8 बराबर y + 5, तो y की वैल्यू हो गई 3। तो x की वैल्यू आ गई 6 और y की वैल्यू आ गई 3। तो यही हमारा आंसर है, यही हमसे पूछा गया था। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां x y की वैल्यू पूछे तो पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज का की प्रॉपर्टी लगा देना। क्या प्रॉपर्टी है कि इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जो AC का मिड पॉइंट होगा वही BD का मिड पॉइंट होगा, है ना। दोनों एक ही जगह आके मिल जाएंगे, इसलिए इसके मिड पॉइंट को इसके मिड पॉइंट पे इक्वल कर दो। और जब ये दो ऑर्डर पेयर को इक्वल करा जाता है, जो दो कोऑर्डिनेट को इक्वल किया जाता है, तो पहला पहले के इक्वल होता है, दूसरा दूसरे के इक्वल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है बेटा, कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट A where AB is diameter of circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4। बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करिए जहां AB वृत्त का एक व्यास है, डायामीटर। देखो बेटा ये एक डायामीटर हो गया AB, ठीक है, और इसका मिड पॉइंट होगा सेंटर, है ना। डायामीटर यानी व्यास का मध्य बिंदु ही तो वृत्त का केंद्र होता है। अब देखो B का निर्देशांक दिया है 1, 4 और सेंटर भी दिया है, हुज सेंटर इज 2, -3, है ना, जिसका केंद्र 2, -3 है, ये लीजिए। और A का निर्देशांक हमें नहीं मालूम, मान लीजिए x, y। तो हमें मालूम है कि भाई AB का मिड पॉइंट ही C होगा, तो हम बोलेंगे कि AB का मिड पॉइंट यानी मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो ऐसा कह दो चूंकि C AB का मध्य बिंदु है, बोलो बेटा, सिंस C इज मिड पॉइंट ऑफ AB, देयरफॉर। चलिए तो बताइए जो कोऑर्डिनेट ऑफ C होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ C वो हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ AB, है ना। यानी C का निर्देशांक AB का मध्य बिंदु हो जाएगा। तो बताओ C का निर्देशांक कितना है, 2, -3, और AB का मध्य बिंदु कैसे निकलेगा, x1 + x2/2 वाले फॉर्मूले से। तो x + 1/2, y + 4/2। चलिए तो 2, -3 और यहां बेटा x, अब देखो दोनों को कंपेयर कर देते हैं, है ना, दोनों को कंपेयर करेंगे, x वाले को x वाले से। तो बताओ यहां से 2 = x + 1/2,
क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक्स की वैल्यू आ गई 3। चलिए यहाँ बताइए -3 इक्वल टू वाई प्लस 4/2, क्रॉस मल्टीप्लाई -6 इक्वल टू वाई प्लस 4, वाई की वैल्यू आ गई -6 -4 यानी -10। तो देखो इस ए के कोऑर्डिनेट आ गए 3, -10 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है बेटा, बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। ए है बेटा -2,2 एंड बी है 2,8, है ना, 4 इक्वल पार्ट्स में। तो देखो 4 पार्ट करने हैं तो 3 कट लगाओ। देखो 1 2 ऐसा और 3। देखो सपोज ये है P, ये है Q और ये है R। अगर हम 3 पॉइंट मार्क कर दें तो 4 पार्ट बनेंगे। देखो 1 2 3 4, है ना। किसी भी रस्सी को 4 भाग में डिवाइड करना है तो 3 कट, कैंची से 3 बार काटेंगे, 1 2 और 3, तब 4 भाग बनेंगे, है ना। ऐसे क्या ये बात समझ में आ रही है? चलो, तो हमसे इन सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पूछे गए, यानी हमें कोऑर्डिनेट ऑफ P Q R फाइंड करना है, ठीक है। और ये इक्वल पार्ट्स हैं तो सबकी लेंथ को 1 1 1 एज्यूम कर लो। सपोज कर लो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। तो अब अगर मुझे बेटा कोऑर्डिनेट ऑफ P फाइंड करना है, यानी P के निर्देशांक, ठीक है, चारों P Q R तीनों के निर्देशांक फाइंड करने हैं 1 बाई 1। तो ये लीजिए P के निर्देशांक हम कैसे निकालेंगे। तो P के निर्देशांक निकालने के लिए हम सपोज कर लेते हैं कि P का जो निर्देशांक है वो सपोज x1, y1 है। मान लो ये है x1, y1। तो बताओ x1 की वैल्यू, अब इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 डिवाइड में m प्लस n। तो बेटा 2 पॉइंट कौन कौन से हैं, A और B। तो बताओ जो P है इसका A से डिस्टेंस कितना हो गया 1 और P का B से डिस्टेंस कितना हो गया 3, 1 1 1। इसका मतलब m की वैल्यू 1 हो गई और n की वैल्यू 3 हो गई। देखो ये वाला डिस्टेंस 1 के इक्वल है ना, तो ये m की वैल्यू हो गई और यहां से यहां का डिस्टेंस हम P का निकालने जा रहे हैं तो P का B से डिस्टेंस देखेंगे, ठीक है। तो बताओ P का B से डिस्टेंस कितना हो गया 3। अब x1 की वैल्यू बताओ -2, x2 की वैल्यू बताओ 2। चलिए फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो बताओ m की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 2 प्लस n की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू -2 और डिवाइड में m प्लस n 1 प्लस 3। चलिए बताइए x की वैल्यू क्या आई 2 माइनस 6/4 यानी माइनस का 4/4 यानी वैल्यू आ गई -1। तो x1 की वैल्यू आ गई -1। अब ऐसे ही y1 फाइंड कर लीजिए। तो बताओ y1 my2 ny1 डिवाइड में m प्लस n। चलो बताओ m की वैल्यू 1, y2 यहां है 8 प्लस n की वैल्यू 3, y1 यहां है 2 डिवाइडेड बाई m प्लस n यानी 1 प्लस 3। तो देखो 8 प्लस 6 डिवाइड में 4, 3/4 कट करोगे 7/2। तो y1 की वैल्यू आ गई 7/2 यानी ये पॉइंट आ गया बेटा, इसका कोऑर्डिनेट आ गया -1,7/2, ठीक है। तो इसी तरीके से आप Q का फाइंड करेंगे और R का फाइंड करेंगे। जब Q का फाइंड करोगे तो बताओ Q का डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहां से यहां तक, Q का डिस्टेंस हो जाएगा 2। देखो यहां से यहां का 2 और इधर का डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो इस तरीके से आप Q और R के कोऑर्डिनेट भी आसानी से फाइंड कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ वर्टिसेज आर 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड 2, 1 टेकन इन ऑर्डर। तो बेटा एक रोम्बस गिवन है, ऐसे रोम्बस ये लीजिए और इसके वर्टेक्स हैं 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड -2, -1, है ना, A B C और D। तो बेटा जो रोम्बस का एरिया होता है यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है ना, एरिया ऑफ रोम्बस, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ये होता है बेटा
हाफ d1 इंटू d2। d1 d2 क्या है, इसके डायगोनल्स यानी विकर्ण, ये d1 हो गया और ये वाला विकर्ण d2 हो गया। दोनों विकर्णों के मल्टीप्लाई गुणा कर लीजिए और हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाफ d1 d2 ही विकर्ण समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। अब d1 किसके इक्वल है बताओ, AC के, तो d1 है AC के इक्वल, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ, -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर। बताओ क्या वैल्यू आ गई, -4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 रूट में 32, रूट 32 होगा 4√2। तो देखो d1 की वैल्यू आ गई 4√2। इसी प्रकार से d2 निकाल लीजिए। चलिए बताइए d2 क्या हो जाएगा, d2 ये देखो d2 किसके इक्वल होगा, BD के। चलो भाई लगाओ डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो बताओ 4 माइनस प्लस 2, तो 4 + 2 हो गया 6 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस प्लस 1, तो 5 + 1 हो गया 6 का स्क्वायर। तो बताओ ये हो गया रूट में 36 प्लस 36 है ना, तो ये हो गया 6√2। तो देखिए AC भी आ गया और BD भी आ गया, माने d1 d2 आ गया। तो बताओ जो एरिया होगा वो होगा हाफ d1 की वैल्यू हो गई 4√2, d2 की वैल्यू हो गई 6√2। √2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 कट गया, ये हो गया 24। तो एरिया आ गया 24 स्क्वायर यूनिट है ना। इसके आगे हम अपने मन से स्क्वायर यूनिट लगा सकते हैं क्योंकि एरिया जो होता है वो स्क्वायर यूनिट में होता है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है बेटा A और B क्रमशः इतने और इतने हैं, तो P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB, यानी 2 पॉइंट है बेटा, एक A जिसका कोऑर्डिनेट है -2, -2 और B है 2, -4 है ना। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ P, यहां कहीं P बैठा है सच दैट AP जो है बेटा वो 3/7 AB के इक्वल है। तो अगर मैं इस AB को इधर ले आऊं तो देखो AP/AB हो जाएगा 3/7। इसका मतलब AP की वैल्यू कितनी हो गई 3, और इस पूरे AB का डिस्टेंस कितना है बताओ 7, तो ये 20 का कितना हो जाएगा बताओ 4। बस अब यहां से ये क्वेश्चन हमारे काम का हो गया। अब देखो AB के बीच में P है जो 3:4 में इंटरनल डिवीजन कर रहा है। अब इसके कोऑर्डिनेट हो गए x, y, तो x हो गया mx2 है ना, nx1 डिवाइड में m + n। तो m की वैल्यू हो गई 3, x2 की वैल्यू हो गई 2, n की वैल्यू हो गई 4, x1 की वैल्यू हो गई -2 डिवाइड में 3 + 4। बताओ 6 - 8 डिवाइड में 7, तो ये आ गया -2/7। ऐसे ही y फाइंड कर लीजिए। y बताइए क्या होगा, m की वैल्यू हो गई 3, y की वैल्यू हो गई -4 प्लस n की वैल्यू हो गई 4, y1 की वैल्यू हो गई -2 डिवाइडेड बेटा m + n यानी 3 + 4। बताओ -12 -8/7 -20/7 है ना। ये देखो y की वैल्यू आ गई, तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया बताओ -2/7 -20/7। ये वो पॉइंट बन गया। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो बेटा इस तरीके से हमने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिल्कुल वन शॉर्ट वीडियो में बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। आपको इससे बाहर कुछ भी नहीं आना है, आप बस इसको थारोली पढ़ लीजिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपके बोर्ड के सारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे।